किसी को सर में दर्द होता है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा भी इस वीडियो में काट पीट नहीं कीजिएगा। और आप सभी को बता दूं, आज से 4 साल पहले सेना में भर्ती हुई थी, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। 64 लाख अभ्यर्थी उस भर्ती का हिस्सा हुए थे, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयनित हुए थे। और चयन होने के बाद में उनको 2 साल तक कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना दिया जाता था सरकार की तरफ से, और बोला जाता था अगले महीने में आपकी भर्ती होगी, अगले महीने में आपकी भर्ती होगी। इस तरह से 2 साल तक उन युवाओं को भ्रम में रखी गई। और 14 जून 2022 को एक अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है और पुरानी सारी भर्तियां को निरस्त कर दिया जाता है। सर आप लोग बताइए, आप सभी मीडिया बंधु बताइए कि इसमें हमारा क्या गलती था, क्या कसूर था, हमने क्या बिगाड़ा था सरकार का। जब हमने ईमानदारी पूर्वक भर्ती प्रक्रिया की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर लिया था, तो सरकार का भी फर्ज है कि हमारी प्रक्रिया को ईमानदारी से पूरी कराना। आज बताइए हम दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। हर जगह हर मंच पे जाके अपनी आवाज के लिए खड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कोई पक्ष का नेता नहीं सुनने को तैयार है। जदयू के नेता ललन सिंह जी संसद भवन में पार्लियामेंट में चिल्ला कर आवाज उठाए थे कि हमारी अगर सरकार होती तो हम पूरी मजबूती के साथ इन बच्चों के साथ खड़ा होते। लेकिन आज उनकी सरकार है, वो भी मतलब चुप बैठ गया, वहां पे जाते हैं तो धक्का मार के भगा दिया जाता है। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, ना तो किसी की कुर्सी मांग रहे हैं, हम बस अपना अधिकार मांग रहे हैं जिसका हम हकदार है। जब हमने मेहनत इसके लिए सर 5 साल मेहनत किया था, 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद में हमारा दौर क्लियर हुआ था, हमारा भर्ती क्लियर हुआ था, और इन लोगों ने पल भर में उस भर्ती को खत्म कर दिया। बताइए सर हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? सभी कोई कहता है, जिसके पास जाते हैं पक्ष के पास कहता है मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में। आखिर किसके हाथ में है? कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। सबको सभी लीडर देश के युवा के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन बात आती है जब रोजगार की, सब कोई चुप हो जाता है। आज हम लोग 7-8 दिन से दर के ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। आज देश का सुरक्षा हमारे कंधों पे होता, LMG जैसे AK-47 जैसे गन होता हमारे हाथ में, ड्यूटी दे रहे होते बॉर्डर पे, लेकिन बैनर पोस्टर लेकर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप सभी आम जनता से मेरा निवेदन है, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज आप लोग हमारे साथ दीजिए। इस अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, ताकि हम युवाओं को हमें न्याय मिल पाए। बाकी आप सभी पे उम्मीद है हमें आप लोग हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसके बाद ये जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है बिहार में, जिसका आज 8वां दिन है, इसको आप लोग अलग अलग ग्रुप में रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहा होगा, कोई इसे पार्टी के कार्यक्रम के तौर पर देख रहा होगा, कोई इसमें अलग अलग नए नए एंगल देख रहा होगा। लेकिन अगर एक संवेदनशील ढंग से आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और ये लफाजी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और भारत का सबसे युवा प्रदेश बिहार है। भारत का भविष्य और राष्ट्र निर्माण बिना बिहार के भविष्य के संभव ही नहीं। बिहार आज विकास के हर पैमाने पर कतार में सबसे पीछे खड़ा है। गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी पैमाना आप उठा के देख लीजिए। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो आंकड़ों की बात बहुत ज्यादा, आर्थिक मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिहार की क्या हालत है। बिहार की ये हालत हमेशा से नहीं थी। बिहार देश के सबसे समृद्ध राज्यों में था। बिहार ज्ञान, परंपरा, अध्यात्म, परिवर्तन, क्रांति, जितनी सकारात्मक चीजें होती हैं उन सब में बिहार हमेशा से अव्वल रहा है। इसी बिहार ने सिद्धार्थ, बिहार ने मोहनदास को महात्मा बना दिया, और आज वही बिहार इस देश के हर शहर में चौक पर खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा गुण है बिहारियों में कि देश के हर लेवल चौक को बिहार के ही युवा सुशोभित करे, जो बिहार किसी और प्रदेश के नौजवानों में कोई क्वालिटी नहीं है इस तरह की। ऐसा कौन सा गुण है भाई? आप कहीं भी जाके कोई भी रैंडम सर्वे कर लीजिए, दिल्ली, बंबई, पटना से लेकर कलकत्ता, श्रीनगर, बेंगलोर, पूछ लीजिए कहां से लोग आए हैं, आपको पता चल जाएगा। ये हालत हो गई आज के समय में
कि उड़ीसा से भी जाके कोई बम्बई में अगर मजदूरी कर रहा हो, वो कभी बिहार ना आया हो, तो उसको भी बिहारी कहा जाता है। ये आपने अनुभव किया है ना? तो इस वक्त बिहारी शब्द जो है उसको अपमान का परिचायक बना दिया गया। ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये हमारी नीति और राजनीति का नतीजा है जो हुआ है। और अगर उसके जड़ में हम जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि बिहार का कोई परिवार नहीं है जो आज चाहे शिक्षा पाने की कोशिश हो, बेहतर स्वास्थ्य की कोशिश हो, रोजगार की कोशिश हो, बेहतर अवसर की कोशिश हो, उसको अपने गांव घर जड़ से दूर जाके पलायन करना पड़ता है। पलायन कोई खुशी खुशी सुखी होकर नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। पलायन इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर किसी को लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती हो और वो दूर जाके कहीं नौकरी कर रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर बोझा ढोना हो, ठेला चलाना हो और उसके लिए 1000 किलोमीटर दूर जाके किसी शहर के लेबर चौक पे सुबह 6 बजे वो खड़ा होता है, इससे बड़ा सिस्टमिक फेलियर कुछ और हो सकता है क्या? अगर इसका जवाब नहीं है इस सरकार के पास, तो किसी सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। और अगर इस सवाल का जवाब ये नहीं दे सकते हैं कि बिहार के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है, अगर इसका कोई खाका इनके पास नहीं है कि कैसे हम बिहार से पलायन रोकेंगे, तो उस पार्टी को, उस नेता को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जो दुनिया के सबसे युवा प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य का आश्वासन नहीं दे सकती है। इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है, आपसे भी निवेदन है, आप लोग भी कई बार मुद्दों पे जोर न देके व्यक्तियों पे जोर देने लग जाते हैं। मुद्दों पे बात करेंगे, आपका भी हित होगा, हमारा भी हित होगा, पार्टी का भी होगा, प्रदेश का भी होगा। और अगर मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हर बिहारी छला गया है हर पार्टी से, और इस तरह की कई यात्राएं हो जाएंगी, उससे भी कुछ भला नहीं होने वाला है। आप सबके माध्यम से मेरा निवेदन ये है कि आप उसके जड़ तक जाएं कि अगर पलायन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं शॉर्ट में क्विकली आपको एक एक करके 5 बिंदु गिना देता हूं कि क्यों पलायन हो रहा है। पहली बात, वोट सिर्फ इस आधार पर देंगे कि वो किस जाति का है और किस की रक्षा करने की बात कर रहा है, तो उसके बाद 5 साल रोने गाने से कोई फायदा नहीं है। ये समय है कि हम असल मुद्दों पे असल सवाल करें। वही काम करने के लिए यूथ कांग्रेस और NSUI ने ये बीड़ा उठाया है बिहार के युवाओं के बिहाफ में। मेरा तो पूरा समर्थन है, मैं तो इस टीम का हिस्सा हूँ। आज उदय भाई है, उदय भाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं, लगातार इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। युवा कांग्रेस NSUI के पदाधिकारी हैं जो लगातार शरीक हो रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप मुद्दे की बात करें। मुद्दे पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रिपोर्टिंग तो होती है, मुद्दे की बात नहीं होती। अभी अभिराज जो बात कह रहे थे, अग्निपथ में देखा आपने ना, 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। ये नहीं कि बेरोजगार थे, सिलेक्ट हो गए थे ये लोग। आप समझिए तो किसी की नौकरी लग जाए, सपना पूरा हो जाए और उसको बोल दिया जाए कि अब तुमको नौकरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम एक ऐसी स्कीम लेकर आ गए अग्निपथ, जिसमें क्या होगा कि हम सेना का इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग देने के लिए और 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, ताकि जब वो रिटायर हो जाएगा तो सेवा किसकी करेगा? वो पूंजीपतियों की सेवा करेगा। 4 साल सेना की ट्रेनिंग लेके जो रिटायर हो जाएगा 21 साल की उम्र में, वो क्या करेगा? वो अंबानी के, अडानी के, महिंद्रा के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगा। और क्या करेगा? यही काम करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा, या बेरोजगार रहेगा। सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि मोदी जी के मित्रों के, उनके पूंजीपति मित्रों की सेवा हो सके। अग्निपथ आंदोलन हुआ, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। बिहार में उस आंदोलन की लॉ आप सबने देखी, आपने रिपोर्ट किया। उस लॉ को बुझने नहीं देना है, ये इस यात्रा का मकसद है। अभिराज जैसे नौजवानों का ये मकसद है। हम चाहते हैं कि यह मकसद पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 करोड़ कर चुके हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन इनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? अगर ये सरकार उस पर काम नहीं कर रही कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले,
और जो लोग रोजगार भी कर रहे थे, जिनकी नौकरियां भी लगी थी, तो कितनी मिलें यहाँ पे चल रही थी, चाहे पेपर की मिल हो, चाहे चीनी की मिल हो, सब बंद कर दिया, उनका रोजगार छीन लिया। वो लोग जिनका रोजगार चल गया वो भी बाहर चल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भी बताया, अनुपम जी ने, शिक्षा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपराधी के साथ घूमते हैं। अगर बात करें हम मुजफ्फरबाद में जो हमारी बहन के साथ हुआ, अगर बात करें अगर कल ही जो डायरेक्टर की हत्या हुई है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या मिले हुए हैं ये लोग, बीजेपी वाले, जेडीयू वाले नेता इन लोगों से मिले हुए हैं? सरकार चाहे तो एक दिन में क्राइम, पूरा अपराध खत्म हो सकता है किसी भी प्रदेश से। अगर इस सरकार की भी नियत हो, जेडीयू वालों की, बीजेपी वालों की, तो एक कोई भी अपराधी की हिम्मत नहीं किसी बच्चे से पेंसिल भी छीन ले, लॉलीपॉप भी छीन ले। यहाँ मर्डर हो रहे हैं क्योंकि नियत ही नहीं है, भागीदारी अपराधियों के साथ इन बीजेपी वालों, जेडीयू वालों की। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिहार बदलाव की ओर चले। बिहार की अगर तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल ये युवा प्रदेश है, यहाँ पे अगर इन लोगों को, यहाँ के युवाओं को उम्मीद नहीं रहेगी इस देश से, इस प्रदेश से में हमारा भविष्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? जिस तरह से हमने देखा अमेरिका से रेडियो में डल के हमारे युवा आ रहे हैं, क्यों गए? वो अपनी जान हथेली में डल के क्यों गए? खतरे में, गलत तरीके से भी गए। 2-2 महीने मैंने उनसे बात की, कई लोग रास्ते में मर गए, लेकिन तब भी जाते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। उम्मीद ही नहीं है कि ऐसी सरकार आई है बीजेपी वालों की, जेडीयू वालों की, या केंद्र में बीजेपी वालों की, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ पे उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। तो जान हथेली में रख के अपनी जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं। अगर बिहार की बात करें, वो भी ऐसा ही, बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी प्रदेशों में जा रहे हैं, फिर दूसरे देश में जाएगा। हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और इसको रोकने के लिए ये जो यात्रा है, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें एक ही चीज हम कर रहे हैं। हम कोई अपना एजेंडा नहीं बता रहे, यूथ कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस वाले। हम सिर्फ एक ही एजेंडा बता रहे हैं, जो बिहार के युवाओं की आवाज है, उनकी जो समस्या उनको आगे रख रहे हैं। और ये बिहार के युवाओं की यात्रा है, हमारी नहीं। अगर अपने भाई की बात करें, अगर अपने भाई की बात करें, इनके पेपर हो चुके हैं, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है, 1.5 लाख लोगों की सिलेक्शन हो चुकी। ये घर में खुशियां मना ली होगी, माँ बाप, पेरेंट्स, रिश्तेदारों ने बधाइयां दे दी होगी, और फिर बाद में एक नोटिस निकलता है कि आपको नौकरी नहीं देगी। उसकी इनके जैसे 1.5 लाख लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो सरकार है, ये क्या प्राइवेट सरकार है? पैसे देकर किसी को पैसे दिए और ये सरकार बनी है? इन्हीं लोगों के वोट से बनी है ना। तो जब इनका भविष्य के साथ खेलोगे, इनके भविष्य की कोई चिंता नहीं, तो किस काम की है ऐसी भविष्य? कैसा? इनकी आवाज बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। इनका आवाज आज हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, शायद नहीं पता होगा, इन्हीं से पता चला, इनके जो साथी जो संघर्ष कर रहे थे, 80 से ज्यादा साथियों ने खुदकुशी कर ली। 80 से ज्यादा भारत का युवा जो हताश हो गया, जिसको पता है कि नौकरी नहीं मिलने वाली, वो आत्महत्या कर रहा है। इस आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? वो होम मिनिस्टर जिसने रद्द कर दिया, या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने उस होम मिनिस्टर को बनाया, जिसके कारण ये लोगों की नौकरियां चले गई, उन्होंने आत्महत्या की। आज पुराने जमाने में देखते थे फिल्मों में, ऐसा एक शकाल का दौर चल रहा है कि वो कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उम्र कैद, कोई अगर उसको पसंद नहीं आया तो उनकी जिंदगी गई, नौकरी गई। ऐसा शकाल का काल तो आज हम देख रहे हैं। मतलब इनकी जिंदगियां चले गई। 80 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर दी, कोई दूसरे मानने वाला नहीं। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तानी नहीं है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता, ये भारत माता के बच्चे नहीं है, अमेरिका से आए, पाकिस्तान से आए। अगर ये भारत माता के बच्चे, तो इनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर ये सरकार नहीं लेगी? अगर ये आत्महत्या कर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी की नहीं है, अमित शाह की नहीं है, जिन्होंने साइन कर दिया होगा। अपना बेटा जाएगा ICL IPL का चेयरमैन बनके दुबई में शेखों के साथ मैच देखेगा, और यहाँ जो देश की रक्षा करना चाहते हैं उनकी नौकरी छीन के उनको आत्महत्या करके मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सरकार से तौबा है। बदलाव चाहती है बिहार, बदलाव चाहता है देश, और देश फिर से तरक्की की राह में चले। आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी को याद करते हैं। जो देश भारत होना चाहिए, वैसे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी, ऐसे देश के लिए दिया जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे आत्महत्या हो रही है। आज उनकी सोच को पहरा देने का काम यूथ कांग्रेस एनएसयू कर रही है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ऐसी यात्राएं भी चलती रहेंगी और ये संघर्ष भी चलता रहेगा। गोपालपुर जिला में धावक में सराहना, मैं वो नहीं, और इसलिए मैं 135 किलोमीटर दौड़ा हूँ कि मेरे लिए पैदल यात्रा खेलना तो ठीक है। तिरंगा झंडा 15 फीट लंबा झंडा लहराता हूँ। ये तो छोटा झंडा है, और अभी झंडा
बड़ा लाने पर टेम्पो और बस में दिक्कत होती है, नहीं तो मैं 15 फीट झंडा लंबा और 10 फीट चौड़ा झंडा मेरे पास मौजूद है और कहीं